हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सरकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर 7। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकारी बैंक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है करा दी गई है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो एक सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बैंक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये कुट आधारित जो है क्वेश्चन है, ठीक है, कुट दिया गया है। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित किन परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिक असंभवता द्वारा संविदा दायित्व से मुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों, यानी कि विषय वस्तु का नष्ट होना और पक्षकारों की मृत्यु अथवा अशक्त होना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है? तो मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य जो है विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बैंकों के आंतरिक नियंत्रण को सुधारने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 अप्रैल 2018 तक सभी बैंकों को क्या करने के लिए कहा है? तो बैंकों के आंतरिक नियंत्रण को सुधारने हेतु, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 अप्रैल 2018 तक सभी बैंकों को क्या करने के लिए कहा था? स्विफ्ट को अपने मूल बैंकिंग समाधान यानी कि सीवीएफ को से जो है जोड़ने के लिए कहा था। ठीक है, स्विफ्ट को अपने मूल बैंकिंग समाधान से जोड़ने के लिए कहा था, बैंकों के आंतरिक नियंत्रण को सुधारने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी कि फेरा को बदलकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1999 में जो है फेरा को बदलकर फेमा में जो है लागू किया गया था। और फेरा को जो है 1998 में फेमा द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 1999 में इसे लागू किया गया। फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा एक ऐसा अधिनियम है जो कुछ चीजों पर सख्त नियम लागू करता है, जैसे कि विदेशी मुद्रा और लेन देन। इसमें जो है सख्त नियम जो है लागू करता है फेरा। ठीक है, फेरा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, याद रखना। और फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, जो कि फेरा को बदल कर जो है फेमा में लागू किया गया है। ठीक है, यानी कि किसमें? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में लागू किया गया है। ठीक है, फेमा एक जो है भारत की संसद का अधिनियम है। फेमा क्या है? भारत की संसद का अधिनियम है। जो मैं बताते जा रही हूँ, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप जो है नोट डाउन करते रहना, रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। विदेशी मुद्रा से संबंधित नियमों और कानूनों को संशोधित और समेकित करना इसका कार्य है। फेमा का कार्य क्या है? विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मनी जो है, यानी कि विदेशी मुद्रा से संबंधित विनिमयों और कानूनों को जो है संशोधित करता है और समेकित करना इसका कार्य है फेमा का। ठीक है, और फेमा एक भारत की संसद का अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गुप्ता लिमिटेड पासबुक के अनुसार 8,700 रुपए का बैंक शेष राशि दिखाता है। 4,500 रुपए के लिए बैंक से नगद निकासी को कैश बुक में 450 रुपए के रूप में दर्ज किया जाता है, यानी कि दर्ज किया गया है। तो रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि क्या है? जैसे कि गुप्ता लिमिटेड पासबुक में, यानी कि आपके पासबुक में कितना है? 8,700 रुपए है, और आप कितना निकाले? 4,500 रुपए आप निकाल लिए नगद राशि। ठीक है, लेकिन गलती से आपकी केसबुक या पासबुक में 450 रुपए का जो है एंट्री कर दिया गया, तो आपको कितने का फायदा हो गया इसमें?
कितने का फायदा हो गया देखो, 8,700 से आप निकाले 4,500 रुपये, ठीक है, लेकिन एंट्री क्या हुआ आपके पासबुक में 450 रुपये का एंट्री हुआ। तो 4,500 में से 4,500 में से आप माइनस करो 450 रुपये, ठीक है, 450 रुपये आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 4,050 रुपये बचेगा ना, 4,050 रुपये बचेगा। काउंट करके देखो, 4,050 रुपये बचेगा। 4,500 में से 450 रुपये आप क्या करेंगे, घटा देंगे तो 4,050 रुपये बचेगा। यानी कि फायदा कितना हुआ आपको, देखो आज 8,700 रुपये आपके खाते में था, ठीक है, लेकिन आप 4,500 रुपये निकाले, लेकिन गलती से एंट्री क्या हुआ आपके पासबुक में, 450 रुपये का एंट्री हुआ, तो आपको फायदा कितना हुआ, यानी कि बाकी जो राशि है उससे काटा नहीं गया ना, 4,450 रुपये ही काटा गया, तो आपको फायदा कितना हुआ, 4,500 रुपये का, सॉरी 4,050 रुपये का फायदा हुआ ना। तो 4,050 को आप 8,700 से प्लस कर लेना, ठीक है, कितना, 8,700 को 4,050 में जो है आप क्या करना, प्लस करना, तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, 12,750 बनेगा। आंसर होगा इसका 12,750, क्योंकि देखो आप जो आपके खाते में कितना है, टोटल राशि 8,700, आप निकाले 4,500, लेकिन गलती से एंट्री क्या हुआ, खाता बुक में 450 रुपये का एंट्री हुआ, तो आपको फायदा हुआ 4,050 रुपये का। 4,050 को 8,700 में प्लस करिए तो आपको जो है कितना आंसर आएगा, 12,750, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, समझ आया होगा तो वीडियो लाइक जरूर करें। तो भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए नियम और कानून कौन बनाता है, तो भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए नियम और कानून जो है कौन बनाता है, बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए नियम और कानून बनाता है। उसके अनुसार जो है सारे वाणिज्यिक बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार चलते हैं, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग आरबीआई मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग आरबीआई मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करता है, तो नैतिक प्रत्यायन को जो है गुणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग जो है आरबीआई मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करता है, नैतिक प्रत्यायन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित पर निम्नलिखित प्रकार के बैंकों में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीयकृत बैंक को जो है अनुमति प्राप्त है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक असाधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जा सकती है, निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जा सकती है, तो पीएलआर घटना का बढ़ना, घटाना या बढ़ाना, और ऋण नीति की घोषणा जो है नहीं मानी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है, तो देश की सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है, वैध मुद्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि भारत का सबसे
बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को जो है 13 अगस्त 1957 को मान्यता मिली थी। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है। तो भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं के नोट के मूल्य का उल्लेख होता है। 15 भाषाओं के जो है नोट के मूल्य का उल्लेख होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है। तो वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो। ठीक है, यानी कि अगर आप ऋण देते हैं तो समय सीमा जो है निश्चित हो लौटाने की, तो उसे क्या कहा जाता है, शोधनीय ऋण पत्र कहा जाता है। पहला बायोमेट्रिक एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया। तो पहला बायोमेट्रिक एटीएम जो है किस बैंक ने स्थापित किया था, पंजाब नेशनल बैंक ने स्थापित किया था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कुट आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो बोजनाकोंडा तमिलनाडु राज्य में एक प्राचीन बौद्ध विरासत स्थित है। ठीक है, और बोजकुंडा में चट्टानों से बनी गुफाएं, स्तूप और अद्वितीय बुद्ध प्रतिमाएं हैं। बोजकुंडा को विश्व खनिज स्थल के रूप में दर्शाया गया है। तो कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर है केवल 2 और 3 जो है सही है। ठीक है, यानी कि बोजकुंडा में चट्टानों से बनी गुफाएं हैं और स्तूप और अद्वितीय बुद्ध प्रतिमाएं हैं, और बोज बोजनाकोंडा को जो है विश्व खनिज स्थल के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो है बोजनाकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, एक प्राचीन बौद्ध विरासत स्थल है। ठीक है, बोजना चट्टानों में जो है चट्टानों से बनी विचित्र गुफाएं और स्तूप और अनोखी जो है बुद्ध प्रतिमाएं स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं समक्का सरक्का के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो समक्का सरक्का के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। तो ये जो है इसे अक्सर आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है और इसे अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए समझाया गया है। इसे मेदाराम जत्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि इसे जो है अक्सर आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहा जाता है और इसे, ठीक है, समक्का सरक्का को जो है आदिवासियों का कुंभ मेला और इसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए समझा गया है और मेदाराम जत्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो है समक्का सरक्का जत्रा जो है तेलंगाना की मेदाराम में मनाया जाने वाला एक द्विवर्षीय यानी कि 2 वर्षों का जो है आदिवासी त्योहार है और ये जो है विश्व स्तर पर जनजातियों लोगों की सबसे बड़ी सभाओं में से एक है। ठीक है, यानी कि आदिवासियों का जितना भी त्योहार होता है विश्व में सबसे बड़ा जो है ये त्योहार है, जो आदिवासियों का कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है और मेदाराम जत्रा के नाम से ही जाना जाता है। मेदाराम में जो है बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, तेलंगाना के मेदाराम पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला किस स्थान पर आयोजित होगा। तो 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तिरुपुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये जो मेला है 12 से 14 अक्टूबर तक तमिलनाडु के तिरुपुर में इंडिया और निट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चौथे ईएमआरएस सांस्कृतिक साहित्यिक कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया। यानी कि चौथे ईएमआरएस
सांस्कृतिक साहित्यिक कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया था? अर्जुन मुंडा ने किया। ठीक है। महोत्सव का उद्घाटन जो है 3 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा ने जो है उद्घाटन किया है। ठीक है। जो कि उत्तराखंड देहरादून के महाराजा प्रताप और महोत्सव 6 अक्टूबर 2023 को जो है समाप्त होगा। 6 अक्टूबर 2023 को जो है समाप्त हुआ था ये कार्यक्रम। ठीक है। साहित्य कला महोत्सव 2023 किसने उद्घाटन किया था? अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया था। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? मणिपुर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के मणिपुर राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? असम में आयोजित किया जाता है प्रति वर्ष। ठीक है। अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला जो है कामाख्या मंदिर का एक सबसे महत्वपूर्ण है मेला। ठीक है। अंबुबाची मेला जो है कामाख्या मंदिर का एक सबसे महत्वपूर्ण मेला है और हर साल जो है जून के महीने में मनाया जाता है। ठीक है। असम में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को 2014 में केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो किस भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ओडिया भाषा को जो है 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा त्योहार तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? तो कौन सा त्योहार है तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? लोसर त्योहार। ठीक है। लोसर त्योहार जो है तिब्बती द्वारा बनाया जाने वाला नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चित्र संदेश यानी कि वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है? ठीक है। तो इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है वीडियो मैसेज? तो ये जो है 30 दिन तक रहता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है ईमेल का फुल फॉर्म। ब्लॉग दो शब्दों का संयोजन क्या है? तो ब्लॉग शब्द जो है दो शब्दों का संयोजन है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? वेबलॉग है। ठीक है। सीसी क्या है? सीसी क्या है? सीसी जो है सीसी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ईमेल मेल सेवा प्रदान प्रदाता है? तो निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा प्रदाता है? तो हॉटमेल और रेडिट मेल और याहू, ये तीनों जो है ईमेल सेवा प्रदाता है। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किस ईमेल की निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है? तो जैसे कि आप कभी मेल करे होंगे किसी को, तो उसमें जो है अपने आप फिल होके आता है। ठीक है। फ्रॉम यानी कि कहाँ से मैसेज जा रहा है, और डेट ये जो है अपने आप फिल होके आता है, बाकी जो है आपको फिल करना रहता है। ठीक है। अटैचमेंट वगैरह आपको डालना रहता है, लेकिन फॉर्म और डेट जो है अपने आप फिल होके आता है। ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीदी बिक्री संभव बनाता है? तो कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीदी बिक्री संभव क्या बनाता है? ई कॉमर्स। ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता। तो ईमेल पता यानी कि ईमेल एड्रेस का भाग नहीं हो सकता, तो क्या है उसमें जो है, कभी आपने ईमेल एड्रेस क्रिएट करा होगा तो उसमें जो है स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता है, तो स्पेस जो है क्या है, ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईमेल अटैचमेंट होता है। तो ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है, ठीक है, ईमेल अटैचमेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, आर टॉमलिंसन को माना जाता है ईमेल का जन्मदाता, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो कंप्यूटर भाषा कौन सा नहीं है, आईबीएम नहीं है, ठीक है। आईबीएम एक जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जो कि एक कंप्यूटर निर्माण करने वाली कंपनी है, ठीक है, कंप्यूटर निर्माण करने वाली कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, कंप्यूटर का निर्माण करने वाली कंपनी है। बाकी जो है बेसिक, फॉरट्रैन और कोबोल, ये जो है कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है, गणित में किया जाता है, ठीक है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, फॉर्मूला से ही जो है आपको समझ आ रहा होगा, गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए जो है इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। तो प्रोग्राम के लिए विकसित उच्च स्तरीय भाषा कौन सा है, फॉरट्रेन है, ठीक है। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज जो है फॉरट्रेन है, ठीक है। फॉरट्रेन लैंग्वेज का विकास जो है 1957 में आईबीएम कंपनी के जेडब्ल्यू विकास ने किया था, ठीक है। किसने किया था, जेडब्ल्यू बेकर्स ने किया था। इसे पहला उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है। फॉरट्रेन को किसके द्वारा बनाया गया था, आईबीएम कंपनी के जेडब्ल्यू बेकर्स के द्वारा बनाया गया है। याद रखना कब बनाया गया, 1957, ठीक है, 1957 में फॉरट्रेन भाषा का बनाया गया था, ठीक है। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो लोगो भाषा का प्रयोग कब किया जाता है, तो ये जो है बच्चों की शिक्षा के लिए जो है लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोगो भाषा का विकास जो है कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक्स की शिक्षा देने के लिए, यानी कि बच्चे जो हैं ग्राफिक्स की मदद से अच्छे से समझ पाते हैं, इसीलिए जो है इस भाषा का जो है विकसित किया गया था लोगो भाषा, ठीक है। लोगो भाषा जो है ग्राफिक्स और चित्र के अनुसार से जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोबोल भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो कोबोल भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है, व्यवसाय में किया जाता है कोबोल भाषा का प्रयोग। तो कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि व्यवसाय में यूज किया जाता है, यानी कि बिजनेस में यूज किया जाता है कोबोल भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोस्ट का पूरा रूप है। तो पोस्ट का पूरा रूप क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का पूरा रूप है। गौण शब्द का सही विलोमार्थी चुनिए। तो गौण शब्द का सही विलोमार्थी क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है मुख्य,
ठीक है। गौण का मतलब होता है सामान्य, तो इसका विलोमार्थी क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा, मुख्य होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो बहुवचन में जो है कौन प्रयुक्त होता है, अक्षत भी, ओट भी और प्राण भी, प्राणम भी जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ए सभी। एकाएक कौन सा समास है। तो एकाएक जो है कौन सा समास है, अविभाव समास है एकाएक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद का पर्यायवाची है। तो उस्ताद का पर्यायवाची क्या होगा, निपुण, दक्ष, गुरु। ये जो है उस्ताद का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षत्र ज्ञ इनमें से क्या है। तो ये क्या है, अक्षत्र ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, एक संयुक्त व्यंजन है। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है, उल्लंघन में उत लगा है। ठीक है, उपसर्ग जो है उत लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक अधिकतर प्राप्त शासक इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो सर्वाधिक अधिकतर प्राप्त शासक इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है अधिनायक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो स्त्रीलिंग शब्द चुनना है, तो इसका राइट आंसर है तलवार। ठीक है, तलवार एक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए। तो सही वर्तनी क्या होगा, यानी कि गृहिणी को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे ही लिखा जाता है ऑप्शन डी के अनुसार। ठीक है, गृहिणी ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11 होती है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो विगत वर्षों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए आंसर के साथ रिवीजन में, ताकि आपको आसानी हो, आपका प्रैक्टिस में आसानी हो, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर जरूर ज्वाइन करें। उसमें जो है आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आंसर के साथ, ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।